Good afternoon, everyone. So we'll start with our today's lecture. Sorry for the delay. कुछ ज़्यादा ही delay हो गया. So we'll start with today's lecture. So last time हम लोगों ने यूनिट 4 जो है उसका चैप्टर 3 we have started with. So हम लोग वही quickly finish कर देंगे. So last time हम लोगों ने जहाँ पे stop किया था वहीं से continue करेंगे. This is the point where we have stopped last time. I hope my screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes. Yeah. So size matrix जो है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर. So size oriented matrix, line of code क्या रहेगा वो दिख रहा था हम लोगों ने. अब साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, कितने लाइन ऑफ कोड आपको लिखने पड़ेंगे और उसके लिए आपको अब देखो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आएंगे. आप जो भी कोडिंग करने वाला है ना वो कोई ना कोई दूसरा भी रेफर करेगा. अब इफ आई एम अ डेवलपर एट एनी XYZ कंपनी, सो मेरे बाद में मैं अगर वहाँ से जॉब छोड़ूंगा तो मेरे बाद में सम अदर पर्सन विल स्टार्ट वर्किंग देयर. दैट मीन्स आपको पेजेस या डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपके लिए या बाकी उसके बाद में जो डेवलपर्स आएंगे उनके लिए. तो आप जितना लाइन ऑफ कोड करेंगे उतना आपको डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा. तो वो डॉक्यूमेंटेशन का आपका जो एक्सपेंस है वो कितना होगा वो देखना है. सो एज यू कैन सी डॉलर, हाउ मेनी डॉलर्स वी नीड टू स्पेंड पर 1000 एंड उसके साथ में हम लोग को यहाँ भी दिखना है कि डिफेक्ट्स कितने आपको आइडेंटिफाई करने पड़ रहा है. आई मीन कितने डिफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं और वो जो डिफेक्ट्स है कितने 1000 लाइंस पे कितने डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, कितने एरर्स मिल रहे हैं और उसको सॉल्व करने का आपका कॉस्टिंग कितना जा रहा है एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. Sir, voice is breaking. Okay, voice is breaking. I don't think. Hello. No, yes, sir. Now you are audible. Actually, previously your voice was breaking. नहीं, मेरे एंड से ऐसा कुछ नहीं बता रहा है. आई थिंक हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर में कहीं पे अगर मुझे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जितने मिलते हैं, जितने डिफेक्ट्स मैं सॉल्व करता हूँ उतने डिफेक्ट सॉल्व करने के बाद में उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ेगा. तो उसका भी मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा डॉक्यूमेंटेशन का. सो रिमेंबर अगर मैंने आज 10 प्रोग्राम्स अगर लिखे हैं, सो वो 10 प्रोग्राम्स में क्या क्लास बनाया, क्या फंक्शन बनाया, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी ऐड करने पड़ते हैं. कितने एरर्स आपने सॉल्व किए, बिकॉज फ्यूचर में इफ सिमिलर टाइप ऑफ एरर वी फेस और सिमिलर टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इफ वी फेस इन फ्यूचर एज वेल, तो ये सेम डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प लेके वी कैन सॉल्व दोज डिफेक्ट्स. सो उसके लिए भी वी रिक्वायर्ड दिस पैटर्न. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज़ द मेन थिंग विच वी आर वर्किंग विद, कि आपको कितने डिफेक्ट्स सॉल्व करने पड़ रहे हैं, कितने लाइन ऑफ कोड करना पड़ रहा है, ये सारा आपका टोटल कैलकुलेशन होगा. उसके बाद में साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स आर वाइडली यूज्ड बट नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज कभी कभी ये हो सकता है कि आपका साइज जो है सॉफ्टवेयर का साइज इज ह्यूज बट डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी सिंपल है. आपको 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखना है लेकिन वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सिंपल कोडिंग है. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट पॉसिबल कि आपको 2000 लाइन ऑफ कोड ही लिखना है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है. सो वो टाइम पे भी अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, या फिर वहाँ पे एस्टिमेशंस जो है वो रॉन्ग जाएंगे. क्योंकि आप देखो कि अगर मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ तो अब पाइथन में मेरे 2000 लाइन इज इक्वल टू 5000 लाइन इन जावा या इवन मोर. तो based on the number of lines software estimates देना that is universally not accepted. आप अपने रेफरेंस के लिए कर सकते हैं बट वी कैन नॉट से कि दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न जो हम लोग यूज करके एग्जैक्ट एस्टिमेशंस दे सकते हैं. सो या तो यहाँ पे अंडर एस्टिमेट होगा या ओवर एस्टिमेट होगा. एंड टू स्टे इन कॉम्पिटिशन आपको ओवर एस्टिमेशंस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो चलेगा नहीं, आपका क्लाइंट जो है वो किसी दूसरे के पास चले जाएगा. सो यहाँ पे वही है. देन लाइन ऑफ कोड जो है अगर आप देखेंगे कि अगर लाइन ऑफ कोड इज इजी टू काउंट या मैनी एग्जिस्टिंग एस्टिमेशन मॉडल्स जो है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किलो लाइन ऑफ कोड या लाइन ऑफ कोड फॉलो करता है. अब ये जो भी मॉडल्स जो है ना वो हम लोग ये सेम में नहीं पढ़ते हैं, SPM में पढ़ते हैं हम लोग. मतलब वहाँ पे आपका ये सिलेबस का पार्ट है. यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग को बेसिक दिया हुआ है कि हाँ
ये एक पैटर्न हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको आप जो टीवाई में प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका ओवरऑल एस्टिमेशन क्या होना चाहिए, ये अगर मैं कुछ आपको बोलूँ तो वहाँ पे आप उसका मेजरमेंट या एस्टिमेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग कि ओके मैं इतने दिन इस पे वर्क करूँगा, इतना कोडिंग मुझे करना पड़ेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना मेरा प्राइस हो सकता है। सो यहाँ पे वही है, इसके आपको फेवर में और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे चेंज होगा वैसे लाइन ऑफ कोड जो है वो चेंज होंगे। कभी कभी हम लोगों का वे ऑफ वर्किंग अलग रहता है। जैसे हम मैथ्स का एक ही सम चार लोग चार अलग वे में सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही एक प्रोग्राम के लिए चार अलग लोग चार अलग लॉजिक भी लिख सकते हैं। तो वो टाइम पे भी आपके नंबर ऑफ लाइंस जो है आप कैसे वे में डेवलप कर रहे चीज़ें, उसके हिसाब से भी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस में चेंजेस आ सकते हैं। फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। आपको नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं उसके बेस के ऊपर एस्टिमेशन नहीं देना है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फंक्शन ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पे हम लोग फंक्शंस एसपीएम में हम लोग 5 कैटेगरी में ये फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ के लिए अगर मैं बोलूँ आपको तो हम लोग फिलहाल के लिए 3 कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन मीडियम फंक्शन, ठीक है, एंड ईजी वन। अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन डेवलप करने में मुझे सपोज 5 दिन लगता है, मीडियम फंक्शन डेवलप करने के लिए आई नीड ओनली 2 days, एंड सबसे इजी फंक्शन जो है वो मेरे 1 दिन में ही मेरा काम हो जाता है, जस्ट इन 1 day। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा कि वी हैव टोटल 100 फंक्शन आपको एक प्रोजेक्ट में बनाना है, जिसमें से 25 जो है ये कॉम्प्लेक्स है, 50 मीडियम कैटेगरी का है और 25 ईजी है। सो इसके बेस के ऊपर आई कैन कैलकुलेट कि टोटल आपका टाइम कितना लगेगा, और उसके बेस के ऊपर वी कैन कैलकुलेट दी टोटल एस्टिमेशंस। तो अगर 25 फाइव या 125 हो गया यहाँ पे, देन 50 days 50 फंक्शंस है, पर फंक्शन 2 day लगेंगे, मतलब यहाँ पे 100 days हो गए इसका, प्लस यहाँ पे 25। सो 125 कितना हो गया, 250 days आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बहुत सिंपल है, सबको समझ में भी आ रहेगा। तो अब वो फंक्शन कैटेगराइजेशन जो है ये हम लोग उसके कॉम्प्लेक्सिटी के बेस के ऊपर उसको कैटेगराइज करता है, ठीक है, उसको फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। सो फंक्शन पॉइंट्स आर मेजर ऑन द साइज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। द साइज इज मेजर्ड फ्रॉम द फंक्शनल और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन से फंक्शन कितने काम के हैं, कितने वो डिफिकल्ट हो सकता है, ये सब आएगा। सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, हिस्टोरिकल डेटा मतलब मेरे पास ऐसे कोई फंक्शंस या ऐसा कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी बना था, तो उसके बेस के ऊपर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि चलो अभी हम लोगों का टोटल फंक्शंस कितने हम लोगों को ऐड करने पड़ेंगे इन दिस XYZ सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस फंक्शन पॉइंट, सॉरी, सो वी हैव दिस फंक्शन पॉइंट आउट हियर, एज यू कैन सी। क्या बोला है, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन कोड एंड टेस्ट द सॉफ्टवेयर, ये होगा। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एरर्स जो आप एनकाउंटर करेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एरर्स ज़्यादा आएंगे। फोरकास्ट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और प्रोजेक्ट लाइन्स इन द इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम। सो ये हम लोग का बेसिक पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट है? हेलो, Am I audible? Clear है guys? Hello? Yes, sir. Yeah. So ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अभी आपको ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये आपको इक्वेशन याद नहीं रखना है। हम लोग कोई कैलकुलेशन करते नहीं है, एग्जाम में भी नहीं करते, बट यू ओनली सपोज टू रिमेंबर कि ओके दिस इक्वेशन इज फॉर द फंक्शन पॉइंट। सो एमसीक्यू में अगर ये इक्वेशन अगर आता है, सो यू शुड बी एबल टू आंसर कि ओके दिस इक्वेशन इज फॉर द फंक्शन पॉइंट, जो फंक्शन पॉइंट रिलेटेड कंप्यूटेशन के बारे में बताता है। बस यहाँ पे और कोई थियरी आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आपके फंक्शन कैटेगराइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपको कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, जो हम लोग एसपीएम में वापस पढ़ते हैं। एक्सटर्नल इनपुट कितने लेंगे, एक्सटर्नल आउटपुट कितने आएंगे, एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितने हैं, मतलब हम लोग ये अलग अलग फंक्शन बनाएंगे जो बाहर से इनपुट ले रहा है या डेटा प्रोसेस करके बाहर इनपुट सेंड कर रहा है। बाहर इनपुट सेंड करने का मतलब है कि आप मोबाइल पे जो क्लाइंट है या अननोन कोई यूज़र है उसके मोबाइल पे या ईमेल पे डेटा सेंड कर रहा है,
देन आपका बैंक है तो उसके रिलेटेड कोई इंक्वायरी अगर आ रहा है तो कितने नंबर ऑफ इंक्वायरीज आ रहे हैं तो वो देखेंगे हम लोग। इंटरनल लॉजिक फाइल्स मतलब यहाँ पे हम लोग ने डेटाबेस फाइल्स कितने प्रिपेयर किए हुए हैं जहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, बार ग्राफ। Sir, देन what is the written function point CU and TD on the title? क्या क्या फंक्शन ओरिएंटेड विच वन? No, the title which is second title written फंक्शन function point कंटिन्यू कंटिन्यू है बेटा, वो कंटिन्यू continue. कंटिन्यू या कंटिन्यूड लिखते हैं ना हम लोग, मतलब फंक्शन Yes, पॉइंट वाला yes. टॉपिक ही कंटिन्यू है, ये बता रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव इंटरनल लॉजिक फाइल्स है, देन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स है। अब इंटरफेस फाइल्स का मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जब आप GUI से कौन से फाइल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई एक रिपोर्ट जो है जैसे बैंक स्टेटमेंट है वो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो वाले फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। लाइक मैं पेमेंट ट्रांजेक्शन मैंने लैपटॉप से किया हुआ है एंड उसका स्टेटमेंट जो है मेरा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, डेबिट बैंक स्टेटमेंट्स, I can download it from my mobile, from computer, some third computer, or I can email it to someone जो मेरा IT रिटर्न करने वाला है, वहाँ पे भी हम लोग ये भेज सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल इनपुट आया, देन ये हम लोगों का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग प्रोसेस करके अगेन आउटपुट यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। कोई इंक्वायरीज आया तो इंक्वायरी स्पेसिफिक कोई डेटा हम लोग जनरेट करके सेंड कर रहे हैं। नाउ दिस इंक्वायरी might be coming from some different departments which are there in our organization. So ये आपको दिया हुआ है। Then external interface files होंगे हम लोगों के, जहाँ से हम लोग ये फाइल्स को एंटर करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोग के टोटल बैंक ने इस बार लोन कितने लोगों को दिए, उसमें से कितने लोग अपने इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भर रहे हैं, ये डेटा के लिए हम लोग कर सकते हैं। सो दोज आर द डिफरेंट पॉइंट्स जिसके बेस के ऊपर वी कैन वर्क आउट विद दिस फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स। अब ईच इंफॉर्मेशन डोमेन वैल्यू इज मल्टीपल बाय वेटिंग फैक्टर। लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर एक जो हम लोगों ने टाइप पढ़े है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सिंपल, एवरेज मतलब मीडियम, या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना। और उसके बेस के ऊपर वी कैन गिव द काउंट कि ओके कौन से फंक्शन बनाने में कितना टाइम या कितने एफर्ट्स लग सकते हैं। सो फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने लाइन ऑफ कोड देखा, फंक्शन पॉइंट देखा, 2 मेथड देखे। एक में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 लाइन ऑफ कोड है तो उसके बेस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड में हम लोगों ने बोला कि चलो हम लोग के पास 100 फंक्शन पॉइंट्स है तो उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव प्रोग्राम लैंग्वेज। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, proponent claim में क्या बोले, इट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हैंस आइडियल फॉर कंट्रोल कन्वेंशनल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी जो है वो क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मतलब आप कोड को इतना इजीली यूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है रीयूजेबिलिटी, है ना। तो ओप्स में रीयूजेबिलिटी आता है लेकिन प्रोसीजरल ओरिएंटेड में रीयूजेबिलिटी नहीं आता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोग्राम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट आप बात नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम लोग जब अगर लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग प्रोग्राम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो ऐसा नहीं बोल सकता कि पाइथन में मेरे जो फंक्शंस है वो लेस कॉम्प्लेक्स रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लाइब्रेरी अवेलेबल है। जावा में वो फंक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हाँ इतने हम लोग के कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इतने ईजी है, या इतने हम लोग के मीडियम या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टन फंक्शंस आप स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई लैंग्वेजेस में वो डिफिकल्ट होता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करें। सो दैट इज डिसएडवांटेज या दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ फंक्शन पॉइंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करना आपके एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे वही है, कोई उसके साइड पे बात कर रहा है और कोई उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है। अगेंस्ट में क्या बात करें, कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव रेदर देन ऑब्जेक्टिव डेटा। Count of information domain may be difficult to collect and a function point is just a number, है ना। तो इससे हम लोग एग्जैक्ट जो एस्टिमेशंस है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो दैट्स इट, वी आर डन विद चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 4। जल्दी बताओ किसी को कोई डाउट है
otherwise we'll start with last chapter of unit 4. Anyone, any doubts? जल्दी बताओ guys. Okay, no doubts. So we'll continue with next chapter in unit 4. Yeah, total 4 chapters in unit 4 and unit 5. दोनों में हम लोग के 4 chapters हैं. Okay. इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है जो हम लोगों को थोड़े डिस्कस करने पड़ते हैं. कुछ टॉपिक्स जो है जो काफ़ी सिंपल है, मतलब जो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन जो किया हुआ है उसी के बेस के ऊपर है. जैसे देखो अगेन यहाँ पे इफ़ यू नोटिस वी हैव सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन. तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो अभी पढ़ा था उससे यहाँ पे डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं आप. सो बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक नहीं है. लास्ट जो चैप्टर है हम लोग का यूनिट 4 उसमें, सो इट इज़ सिमिलर टू चैप्टर 3. खाली सर्टन कुछ चीज़ें जो अलग है. वो अलग क्या है, यहाँ पे अभी हम लोग मॉडल्स की बात करेंगे, मतलब जो एग्जैक्ट एल्गोरिदम्स हम लोग के पास है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, वो एल्गोरिदम्स की बात करेंगे. सो एज यू कैन सी एस्टिमेशंस का मतलब क्या होता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड, कैलेंडर टाइम कितना लगेगा, 6 महीना 8 महीना, वो. देन टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इंटरव्यू होगा, आप बार बार क्लाइंट के पास ट्रैवल करके जा रहे हैं उसका भी कॉस्टिंग होगा, आप ट्रेनिंग के लिए किसी को भेज रहे हैं, 10 बार क्लाइंट चेंजेस दे रहा है तो उसके हिसाब से आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में चेंज हुए उसका कॉस्टिंग आएगा. सो ऑल दिस कॉस्टिंग आर बेसिकली इंक्लूडेड हियर. ओके, देन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग वो भी यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर कॉस्ट कंपोनेंट में क्या बोला है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट आएगा. मतलब इट माइट पॉसिबल कि कोई सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर आपने बना दिया लेकिन वो सॉफ्टवेयर एडवांस है, उसकी वजह से आपको अपने कंप्यूटर में एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड ऐड करना पड़ा. देन उसके साथ में इट माइट पॉसिबल कि आपको हार्ड डिस्क का साइज बढ़ाना पड़ा, देन रैम साइज बढ़ाना पड़ा, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आपका क्या लगा. नेटवर्क में आपको नेटवर्क कंपोनेंट अलग से कोई एस्टेब्लिश करने पड़े, फास्ट इंटरनेट लेना पड़ा, है ना. देन ट्रैवल एंड ट्रेनिंग का आपका जो कॉस्ट है. देन उसके साथ में अगर आप देखेंगे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड होंगे. एफर्ट कॉस्ट मस्ट टेक ओवरहेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हीटिंग, लाइटिंग, मतलब लाइट का बिल है, अगर ठंडी है तो हीटर्स चलाया आपने, गर्मी है तो एसी चलाया आपने, है ना. जो आप प्लेस ऑफिस जहाँ पे है उसका रेंट जो है वो आपका आएगा. ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड होंगे. देन नेटवर्क अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो नेटवर्क में आपने जो नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ किए उसका भी आपका कॉस्टिंग आएगा. देन आपने अगर कोई लाइब्रेरी, स्टाफ, रेस्टोरेंट, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ खाना दे रहे हैं, आपने उनको एक्स्ट्रा टाइम कराया है, उसके कॉस्टिंग, ये सब जो है वो ऐड होते हैं कॉस्ट एंड प्राइसिंग में. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एस्टिमेटेड मेड बेस्ड ऑन द डिस्कवर द कॉस्ट डेवलपर की टोटल आपका जो कॉस्टिंग है वो कितना आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बिजनेस, ये सब कुछ कंसिडर करना रहता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे जैसे देर आर मेनी कंट्री जहाँ पे आपको कोई एक सॉफ्टवेयर रिलीज या वहाँ पे बिजनेस करने के लिए अगेन ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा रहता है. तो आपको वहाँ पे जो गवर्नमेंट या बाकी जो एजेंसीज है उनमें कुछ फीस भरना पड़ेगा, या आपको कोई सर्वे कराना पड़ेगा, या फिर कोई सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, उसके कुछ आपके चार्जेस जाएंगे. ये सब कुछ कंसिडर करना रहता है. ओके, सो अब यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर प्राइसिंग फैक्टर क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग. एक है मार्केट अपॉर्चुनिटी. बेस्ट एग्जांपल मार्केट अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलता है, बेस्ट वे में यूटिलाइज करो, बहुत आगे जाएंगे. जैसे जो हम लोग इंस्टा यूज़ करते हैं. अब देखो इंस्टा पे पहले अगर कोई एक पर्सन ज़्यादा यूज़ नहीं करता था और यूज़ करता भी था तो सपोज 1 आवर स्पेंड करता था. टिकटॉक बैंड हुआ, इंस्टा ने, फेसबुक ने अपॉर्चुनिटी लिया, रील्स लेके आए वो, मार्केट अपॉर्चुनिटी.
पॉलिटिकल इम्बैलेंस हुआ दो कंट्री के बीच में, गवर्नमेंट बैन करने वाले कोई एक एप्लीकेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। बस ये समझ के हम लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए। और डायरेक्टली हम लोगों का जो लाइफ टाइम है यहाँ पे, जहाँ पे पहले कोई यूजर्स अगर 1 आवर स्पेंड कर रहा था, अभी वो सारे टिकटॉकर्स जो है वो रील्स पे आ गए, बिकॉज ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका 1 आवर था उसकी जगह पे अभी आपके कितने होंगे, 2 आवर्स हो गए, मतलब 2 to 3 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन या एक्टिव आवर्स हो गए, है ना। कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कोई अननोन एरर या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो अनसर्टेनिटी कितना है वो देखेंगे हम लोग। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म मतलब आप जहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो कंट्री में आप वर्कआउट कर रहे हैं वो कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे रहेंगे कि आपको कंपलसरी सारा कोड जो है वो उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा, या फिर आप उनको ऑथरशिप प्रोवाइड करेंगे अपने कोड का, या फिर आप उनके कोई एम्प्लॉय को सेम चीज़ बताएंगे, वो अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट में वॉलिटिलिटी है। फाइनेंशियल हेल्थ जो है कंपनी का वो प्रॉपर नहीं है, तो जब उनके पास पैसे आते हैं वो थोड़ा थोड़ा कुछ फंक्शंस बनाते हैं, वापस थोड़े फंक्शंस हटा देंगे, वापस कुछ फंक्शन बनाएंगे, वापस हटा देंगे, है ना। तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं। देन प्रोडक्टिविटी, प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी। अब ये देखो, ये अगेन और एक फैक्टर है, लाइक a measure of a rate at which individual engineer involves in software development produces software and associated documentation। अब आपका अगर कोई फ्रेशर डेवलपर है तो उसको कुछ चीज़ें बनाने में, सीखने में टाइम लगेगा, और उसी के सामने अगर हम लोग के पास एक्सपीरियंस डेवलपर है तो वो सेम चीज़ बहुत फास्ट कर लेगा, बिकॉज उसके पास ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बस वही पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके, कि प्रोग्रामर जो आपके पास अवेलेबल है आपने उनको कैसे ट्रेन किया हुआ है, और उसके साथ में वो कितना फास्ट रिस्पॉन्ड कर पा रहे, कितना क्वालिटी काम कर पा रहे, और कितना जल्दी वो डॉक्यूमेंटेशन और कोडिंग दोनों कर पा रहे। याद रखो, जब अगर हम लोग डेवलपर की बात करते हैं इन रियल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट, तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जो टाइम लगता है वो नहीं, डेवलपमेंट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना है कि क्या डेवलपमेंट किया आपने, क्यों किया, क्या फंक्शन ऐड किया, क्या क्लास ऐड किया, उसका एक्सप्लेनेशन डालना है। कोई डिफेक्ट या बग या एरर सॉल्व किया तो वो क्या रीजंस की वजह से वो बग या एरर आया था, और क्या स्टेप्स या कोड में क्या चेंजेस किए जहां से आपका ये एरर सॉल्व हुआ। Next, productivity measure, size related measure based on some output from the software process. Now, this may be the lines of delivered source code, object code instructions कितने रहेंगे। तो ये अलग अलग आपके पॉइंट्स हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैं अगेन यहाँ पे आपको वही सेम पुराना पॉइंट है, लाइन ऑफ कोड जो है, साइज रिलेटेड टू कि आपने कितने लाइन ऑफ कोड डिलीवर किया है, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है, हम लोग सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं, हम लोग कंपाइल्ड वर्जन देते हैं। जैसे आप अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे सिर्फ उसका एक आइकन होता है ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो कंपाइल फाइल है वो एग्जीक्यूट होगा और वो एप्लीकेशन ओपन होगा, तो आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है, कंपाइल कोड मिलता है। तो आई कैन से दैट इज द ऑब्जेक्ट कोड। सो फंक्शन रिलेटेड मेजर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ फंक्शनलिटी, कितने फंक्शन डालेंगे, जो मैंने आपको लास्ट बताया कि हम लोगों ने फंक्शंस को डिवाइड किया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मीडियम, और उसके हिसाब से हम लोगों ने कैटेगराइज किया कि कौन से टाइप के फंक्शन बनाने में आपके कितने एफर्ट्स जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपका टोटल टाइम कितना होना चाहिए। मेजरमेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेजरमेंट प्रॉब्लम मतलब एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द मेजर, एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स, कितने महीने तक आपके प्रोग्रामर्स काम करेंगे वो। देन उसके आगे डॉक्यूमेंटेशन टीम कितना काम करेगा, और ओवरऑल आपके अभी एस्टिमेशंस क्या रहेंगे, ये सब कैलकुलेट करके। अब देखो यहाँ पे सेम पॉइंट्स है, कुछ नए टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताऊँ। सो आई होप ये आप पढ़ सकते हो। ये लाइन ऑफ कोड वापस वही जो हम लोगों ने पढ़ा था, वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, बस इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे हम लोग क्या वे में यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन। अगर लोअर लैंग्वेज में अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे लाइन ऑफ कोड ज्यादा आएंगे, हायर लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो लाइन ऑफ कोड कम आएंगे, कॉमन सेंस है।
जैसे लोअर लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, तो 8085 टाइप माइक्रो प्रोसेसर है, और उसके लिए अगर आप कहीं पे अगर कुछ कोड लिख रहे हैं तो आपका लाइन ऑफ कोड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे पाइथन या ऐसा कोई, तो वो टाइम पे आपका लाइन ऑफ कोड क्या होगा, कम होगा, सिंपल। तो बस वही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका लाइन ऑफ कोड कहाँ पे कम या ज़्यादा क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज अगर यूज़ करूँगा तो लाइन ऑफ कोड जो है वो ज़्यादा रहेंगे, लाइक ज़्यादा मतलब डायरेक्टली 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे, और हायर लेवल लैंग्वेज में आपकी लाइन ऑफ कोड्स जो है वो 2 to 3 टाइम्स कम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ओके, अब ये वाला जो है ना, ये डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि ये एक ही डॉक्यूमेंट है ऐसा जिसमें ये डायग्राम जो है ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक या क्या वजह से उन्होंने हटाया हुआ है। मैंने वो डायग्राम सेम हम लोगों का जो गूगल मीट सॉरी जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे ऐड किया है, अलग से इमेज। मैं वो सेम इमेज ओपन करता हूँ। सो हियर इज द इमेज, जो यहाँ पे जो मिसिंग है, ये वाला जो इमेज है वो ये है, ठीक है, हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस क्या दिया हुआ है, और लो लेवल लैंग्वेज जहाँ पे आप अगर देखेंगे आप अगर लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करके अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो चीज़ों को एनालाइज करने में, डिज़ाइन करने में, कोड करने में और टेस्ट करने में सब में ज़्यादा टाइम लगेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करके ये सब काम जो है वो कम हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। सेम काम आप लो लेवल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। सो वो ये वाला डायग्राम है। देन अगर उसको हम लोग अगर टेबुलर फॉर्मेट में अगर एक्सप्लेन करने की ट्राई करें, सो यहाँ पे आप जो लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब मैं बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइनरी लैंग्वेज में नहीं, हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर के टाइम पे आप जो कोड इंस्ट्रक्शंस जो लिखते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये वाले वो टाइप के कोडिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे असेंबली लैंग्वेज में अगर मुझे कुछ कोड लिखना है तो सपोज वो 5000 लाइन है, और उसी को अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में करूंगा तो इट गोज अप्रोक्सी टू 1500, मतलब 3 टाइम्स जो है, 2 to 3 टाइम्स आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो बढ़ जाते हैं जब आप कोई कोड को असेंबली कोड में लिखने का ट्राई करते हैं। एफर्ट्स भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये चीज़ों को टाइम पे ख़त्म करने के लिए आपको अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली कोड जब हम लोग करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी इतना होना चाहिए, तब आपका 28 वीक्स में इतना लाइन ऑफ कोड लिख के ख़त्म होगा टेस्ट करके। लेकिन आप हाई लेवल लैंग्वेज अगर लिखते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी अगर थोड़ा कम भी है, स्टिल आप ऑन टाइम प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आपको देखो ये 20 वीक्स का टाइम मिला हुआ है, तो आपको प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू असेंबली कितना होना चाहिए, 300 लाइन्स पर मंथ, जो बहुत इजीली हो सकता है। मतलब एक्चुअल में इससे ज़्यादा ही होगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, डॉक्यूमेंटेशन रिमेन्स द सेम, दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लगेगा, बिकॉज आपको जो भी कुछ कोड किया हुआ है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके खाली उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो डॉक्यूमेंटेशन कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, उसमें कहीं पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा। फंक्शन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, फंक्शन पॉइंट क्या होता है, कैटेगराइज करेंगे फंक्शन पॉइंट्स को और उसके बेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना टोटल नंबर ऑफ टाइम कितना लगेगा। अब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा लाइन ऑफ कोड के बेस के ऊपर, देन हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन पॉइंट के बेस के ऊपर। ये 2 मेथड्स पढ़े हम लोगों ने जिसके बेस के ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप जो है वो है ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मतलब आपने एक क्लास बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मेरा क्लास बना कैल्सी, अब इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कैल्सी कैल्सी C1 इक्वल टू न्यू कैल्सी, याद है, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, मतलब मेरे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनने वाले हैं, और उसके बेस के ऊपर विल कैलकुलेट कि कितने प्रोग्राम बनेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसके अगेंस्ट उतने कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स भी बनेंगे। सो ये देखो आपको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट क्लासेस कैलकुलेट करना है, बराबर है। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आर नॉट सेम एज ऑब्जेक्ट क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी क्या होगा कि एक ही क्लास के मैंने 10 ऑब्जेक्ट बना दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 क्लास बनेंगे, नहीं,
वो आपको देखना है कि आपने कितने ऑब्जेक्ट पॉइंट यूज किए हैं अपने प्रोग्राम में, और उसके लिए आपके कितने ऑब्जेक्ट क्लासेस बनेंगे, इन शॉर्ट कितने क्लासेस बनेंगे ये। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग, या जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट्स बोलेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस विल ट्राई टू फाइंड इट आउट हाउ मेनी classes required, and based on this calculation number of classes हम लोग अपना टोटल एस्टिमेशंस बताएंगे। आई होप समझ। Sir, जी, what is it 4GIS? क्या क्या 4? Yes, sir, that. ओके, ये हम लोगों का फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज मतलब जैसे अभी अब आपका लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सा आएगा? पाइथन, दैट इज द लेटेस्ट लैंग्वेज। या फिर अगर मैं मशीन लर्निंग के साथ इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, या एआई के साथ में इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये आपके फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस है, जो मोबाइल ऐप के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, क्लाउड के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। उसको हम लोग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्लियर ओके है? सर, ये जो क्लासेस है वो कितने कितने तक बन सकते हैं, कितने पॉइंट्स तक? क्लासेस अब मेरे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कितने बनेंगे, मतलब मेरे जो हम लोग कितने ऑब्जेक्ट्स अपने प्रोग्राम अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब सपोज मुझे पता चला कि मेरे प्रोजेक्ट में टोटल 100 ऑब्जेक्ट्स यूज होने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 10 क्लासेस है, जिसके हम लोगों ने 10 क्लासेस है, जिसके हम लोगों ने सपोज 5-5 ऑब्जेक्ट्स बनाए, 5 ऑब्जेक्ट्स ईच। तो ये छोड़ के फिर बाकी के आपके यूनिक ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो देखना है ना। सो आपके 10 क्लासेस हैं, जिसके आपने 5-5 ऑब्जेक्ट बनाए अलग अलग पर्पस के लिए, जो अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है। तो क्या हो गया, अभी हम लोग के 10 क्लास ही है और उसके 5-5 ऑब्जेक्ट बने, मतलब कितने आपके 25 ऑब्जेक्ट तो आपके ऐसे ही बन गए। सॉरी 25 नहीं, उससे ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ज्यादा बन बनेंगे गए। ना सर? हाँ हाँ, वही। सो आपके कितने बनेंगे आपके 25 टू 50 टू 100 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम लोग के सपोज 50 टू 100 ऑब्जेक्ट्स आपके ये 10 क्लास के ही है, बराबर है। तो अभी मेरे पास सपोज 1000 ऑब्जेक्ट्स है। सो 1000 ऑब्जेक्ट में से ये आपके ये जो 100 ऑब्जेक्ट है वो छोड़ दो, और बाकी के जो हम लोगों के 900 ऑब्जेक्ट्स है वो अभी कौन से अलग अलग क्लासेस में से आ रहे हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करो। तो यहाँ पे हम लोग के 10 क्लास बने, और ये 900 ऑब्जेक्ट के सपोज और हम लोगों के 200 क्लासेस बने। सो टोटल 210 क्लास हम लोग के एक पूरे सॉफ्टवेयर में रहेंगे, और उसको डेवलप करने के लिए अभी आपका कितना टाइम लगेगा वो देखना है फिर आपको। सो ये वे में कैलकुलेशन होंगे। ओके, सो टाइम के अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, हाँ, ऑब्जेक्ट टाइम्स का। पॉइंट्स, यस, ऑब्जेक्ट हाँ, पॉइंट्स के बेस के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्लासेस रहेंगे ये ऑब्जेक्ट के लिए, और वो ओके। कितने कितने नंबर ऑफ ऐसे क्लासेस आपके अलग अलग रहेंगे। तो पहला हम लोगों ने सिंपली लाइन ऑफ कोड के बेस के ऊपर एस्टिमेशन निकाले, बाद में हम लोगों ने फंक्शन पॉइंट के ऊपर निकाले। अब ये सिर्फ, अब देखो एक प्रोग्राम में 10 फंक्शन भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो वो फंक्शन बेस के ऊपर भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि एस्टिमेशंस देना इतना इजी नहीं है। एंड सर, तो फिर हम लोगों पॉइंट्स ने, और क्लासेस सेम नहीं होते कभी, राइट? हाँ हाँ, हाँ। बिकॉज एक जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा है ना, एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं जितने बार वो क्लास के कोड को रीयूज करूंगा उतने उसके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। सो इट माइट बी 50, 100,000 इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट्स आपके बन सकते हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके प्रोजेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट के लिए आपके कितने क्लासेस रहेंगे, इसके बेस के ऊपर ये एस्टिमेशन निकालेंगे, और क्लासेस का टोटल आपको मिलेगा तो उसके बेस के ऊपर आपको प्राइस एस्टिमेशन मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। So object estimation points are easier to estimate from the specification rather than function point, because यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखना है कि ओके मेरे पास कितने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है और वो कौन से अलग अलग क्लास को बिलोंग करेंगे, उसके बेस के ऊपर होगा। सो ये अगेन बहुत सिंपल है। प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट्स, अब देखो प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, इसको एम्बेडेड बोलते हैं। तो वो टाइम पे जब मैं एम्बेडेड कोडिंग अगर कर रहा हूँ ना, तो प्रोडक्टिविटी कम रहता है। ध्यान से देखो,
जब आप रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स, जैसे आपका कार का डैशबोर्ड है, उसके ऊपर आपको अगर कोई फ़ोन कॉलिंग फैसिलिटी मिल रहा है, जीपीएस फैसिलिटी मिल रहा है, कोई एक म्यूज़िक प्लेयर है जो आपके कार के साथ कनेक्टेड है और वो आपके कार के बैटरी में से चार्ज होके वहाँ पे चल रहा है। आपके आपके कार में कहीं पे अलग से घर में जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट होता है वैसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये रियल टाइम है, जैसे कोई रेडियो चल रहा है रियल टाइम है, जीपीएस लोकेशन रियल टाइम है, तो वो एम्बेडेड सिस्टम है। तो वो टाइम पे आपका लाइन ऑफ कोड या प्रोडक्टिविटी जो है वो कम रहेगा। जब सिस्टम प्रोग्राम अगर हम लोग लिख रहे हैं, सिस्टम प्रोग्राम का मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, वो टाइम पे प्रोडक्टिविटी एम्बेडेड से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड जब अगर हम लोग हाई लेवल एप्लीकेशन बनाते हैं, वो टाइम पे आपका प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट रहेगा। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया है, पाइथन, जावा, ऐसे लैंग्वेजेस। एंड सर असेंबली में लोएस्ट रहेगा, नहीं नहीं, रियल टाइम एम्बेडेड में लोएस्ट रहेगा। एम्बेडेड में। हाँ, ओके जैसे हम लोग सी लैंग्वेज यूज करते हैं तो एम्बेडेड सी अलग आता है हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए। एम्बेडेड सी शार्प भी आता है जिससे आप एम्बेडेड डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। तो उसमें प्रोडक्टिविटी एम्बेडेड आपका, सिस्टम तो सर वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है वही का। हाँ हाँ, वही। सो वो जो आप पढ़ते हैं उसमें जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली वो यूज़ करके जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो टाइम पे प्रोडक्टिविटी आपका लीस्ट, सबसे लोएस्ट रहता है। असेंबली लैंग्वेज में जहाँ पे हार्डवेयर नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर ही बनाना है, कंप्यूटर को डायरेक्ट कंट्रोल करना है, तो प्रोडक्टिविटी आपका थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रहा है, बिकॉज आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सिंक में लाना है, इसके लिए आपका प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्स के ऊपर ही फोकस करना है, तो इसके लिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहता है। लेकिन ओके, कमर्शियल उधर भी एप्लीकेशन, हार्डवेयर ना, कमर्शियल में। क्या क्या कमर्शियल में, कमर्शियल में हार्डवेयर लैंग्वेज, मतलब हार्डवेयर पे हाई लेवल हाई लैंग्वेज आएगा, लेवल, हाँ हाई हाँ लेवल। हाँ। जो हम तो लोग सर इसमें भी दोनों यूज होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। किसमें, कमर्शियल एप्लीकेशन में? यस। नहीं नहीं, कमर्शियल एप्लीकेशन एम्बेडेड थोड़ी है। जैसे हम लोगों का व्हाट्सएप है, वो कमर्शियल एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक, ओके यूट्यूब, ओके। गूगल। बिजनेस। हाँ, बिजनेस के लिए जहाँ पे आप एडवर्टाइज डाल के सब्सक्रिप्शन दे के पैसा कमा रहे हो, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट हार्डवेयर नहीं दे रहा है ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर दिया हुआ है आपको। एटीएम मशीन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड। ओके सर। सो यहाँ पे बस वही है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, एप्लीकेशन डोमेन आपका चेंज होगा, और वो एप्लीकेशन डोमेन का अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा। आपका एक्सपीरियंस डोमेन अगर कम है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा, कॉमन सेंस है। मैंने अगर बहुत सारे कॉलेज एप्लीकेशन बनाया और वापस मैं एक कॉलेज एप्लीकेशन ही बनाने वाला हूँ तो मेरा प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट रहेगा। लेकिन अगर इसके पहले मैंने कभी कोई कॉलेज एप्लीकेशन नहीं बनाया, वेरी फर्स्ट टाइम इफ आई एम वर्किंग ऑन इट, तो मुझे वो सीखना पड़ेगा, ट्रायल एरर करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी कम रहेगा। प्रोसेस क्वालिटिविटी मतलब मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस मेरे पास जितना कम रहेगा उतना क्वालिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन टू मेंटेन द क्वालिटी हम लोग के पास फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले भी बताया था। सो फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यूनिट 5 में वापस पढ़ेंगे। एक समझ लो कि हम लोग के पास सिविल इंजीनियर है, अब उसको 10 माले का बिल्डिंग बनाना है, तो क्या होगा कि बिल्डिंग का पिलर जितने मजबूत रहेंगे उतना बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगा। सो वी रिक्वायर्ड स्ट्रांग पिलर्स, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर बन गया, बाद में ये फर्स्ट फ्लोर बन गया, ओके। सो अब फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको 10 माले का बिल्डिंग खड़ा करना है, 10 फ्लोर्स का, तो फ्रेमवर्क ने आपको बिल्डिंग के पिलर्स डाल के दे दिए, ग्राउंड फ्लोर बना के दे दिया, फर्स्ट फ्लोर बना के दे दिया, और अभी उसने बोला कि भाई जैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाया वैसे आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चाहिए उतने फ्लोर इसके ऊपर डेवलप करो। आर्किटेक्चर ये फॉलो करो, बेस ये रहने दो, इससे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा। ये आपका फ्रेमवर्क होता है। तो मतलब फ्रेमवर्क जो है आपका सॉफ्टवेयर का एक बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग बेस बना के देता है। फोल्डर आर्किटेक्चर एक बहुत प्रॉपर बना के देगा, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि कौन से फाइल कौन से फोल्डर में कौन से लोकेशन पे सेव करना है। बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शनैलिटी आपके वेबसाइट में कॉमन रहता है,
जैसे लॉग इन लॉग आउट फैसिलिटी, सेशन हैंडलिंग फैसिलिटी, आपने सुना रहेगा लॉग इन लॉग आउट सेशन होते हैं, कुकीज होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें। देन आप जब कभी कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है ना, ये सबसे बड़ा त्रास रहता है, यही एक चीज रहता है जो हर किसी को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो जब अगर हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो उससे आपका जो डेटाबेस कनेक्टिविटी और उसको कनेक्ट करने के टाइम पे जो ट्रायल एंड एरर का टाइम है वो भी बच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके एफर्ट्स जो है वो बच जाते हैं। प्लस इसके साथ में फ्रेमवर्क आपको एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो आप देखो कि आपका प्रोसेस क्वालिटी, अगर मैंने प्रॉपर फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है, भले मैं फर्स्ट या सेकेंड टाइम एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल फ्रेमवर्क यूज करके अगर बनाऊंगा ना, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो एक फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स, जो आपको, आप सिर्फ उसमें एक नया मोबाइल ऐप अगर क्रिएट करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट एक अलग से प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा, 1000 फाइल उसके अंदर रेडी रहेंगे, और आपने एक ही फाइल लिखना है, आप रन करेंगे, एक वर्चुअल मोबाइल ओपन होगा जिसको हम लोग एमुलेटर बोलते हैं, उसमें आपका आउटपुट भी दिखेगा। सो इतने सारे एफर्ट्स वो खुद से डाल रहा है और आपको बहुत कम चीज करना है। देन प्रोजेक्ट साइज, तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कभी कभी ये भी होता है कि आपका प्रोजेक्ट का साइज जैसे बढ़ते जाता है वैसे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आता है। सो अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम लोग को बनाना है, तो कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते बनाते कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बढ़ते जाता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि बड़े बड़े डिफेक्ट्स आ रहे हैं, इजीली सॉल्व नहीं हो रहे। कभी कभी जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके साथ आप फ्रेंडली है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अगर आप वो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम होगा। सो आपको ये देखना है कि कौन से बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके लिए अवेलेबल है जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सके। वर्किंग एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स ये तो हम लोग को पता ही है। क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट क्या बोला है, ऑल मेट्रिक्स बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, यूनिट टाइम, फ्लोड, बिकॉज दे डू नॉट टेक क्वालिटी इनटू अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वालिटी आपका सॉफ्टवेयर में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। मैंने आपको एक एक्सेल फाइल शेयर किया है क्लासरूम में, उसमें आपने देखा रहेगा टेस्ट केसेस कैसे बनाना है, वो मैंने उसमें वो फाइल में दिया हुआ है, जहाँ से मैंने वो फाइल डाउनलोड किया। तो आपने वो जितने प्रॉपर टेस्ट केस बनाया और वो टेस्ट केस फॉलो करके जितना प्रॉपर आपने टेस्टिंग किया, उससे वी कैन से कि आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी हम लोग जज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसके बाद में ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल हम लोग यूज करेंगे, जिससे आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर GUI टेस्टिंग करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपका सॉफ्टवेयर पुराना होते जाता है वैसा वो और मैच्योर होना चाहिए, बुढ़ा नहीं होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। सॉफ्टवेयर एजेड होने का मतलब है कि अभी जैसे अगर ह्यूमन एजेड होते हैं तो उनका स्पीड प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, एक टाइम के बाद में वो रिटायर हो जाएंगे, है ना। नए चेंजेस वो इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने एज पे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। नए टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी आपका माइंड ही ये वे में है कि जो मैं आपको सिखाऊंगा आप सीख सकोगे। मैं अगर आपको बोलूंगा कि ओके दिस इज बेस्ट फॉर योर करियर, आप वो सीख सकते हैं। आप में वो कैलिबर है, आपके पास वो क्वालिटी है, आपके पास अभी आपका माइंड जो है वो ये वे में चल रहा है कि आप नई चीज़ें बहुत इजीली सीख सकते हैं। इसके लिए तो कंपनी फ्रेशर्स को हायर करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग 50-60 ईयर ओल्ड पीपल। सो आप देखो कि क्वालिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है प्रोडक्टिविटी क्या है, जैसे आपका प्रोसेस मैच्योर होगा, सॉफ्टवेयर मैच्योर होगा, वैसे उसका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना चाहिए, और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उनका भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना चाहिए। उसके लिए आप बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो उनको, ये सब आएगा। सो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैट्रिक्स आर रिलेटेड। ऑफ कोर्स ये रिलेटेड है। प्रोडक्टिविटी मतलब आप जितना क्वालिटी, मतलब आप जितना डेवलपमेंट आपका जितना नीट एंड क्लीन होगा, जितना क्लीन कोडिंग होगा, क्लीन कोडिंग बोलते हैं इसको, आपने अगर कभी सुना रहेगा तो। क्लीन कोडिंग का मतलब आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो कंपलसरी उसके बाजू में लिखेंगे कि वो फंक्शन पब्लिक, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। वेरिएबल बनाएंगे तो उसके बाजू में भी बहुत क्लियरली लिखेंगे वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड है। कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग कमेंट्स डाल के उसके बारे में 2-3 लाइन लिख देंगे, जिससे कोई दूसरा अगर वो कोड रेफर करेगा तो उसको समझ में आना चाहिए। कोई एक कोड अगर हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको हम लोग वापस डुप्लीकेट कोड नहीं बनाएंगे।
उसको हम लोग जो क्लास में हम लोगों ने बनाया वहीं से हम लोग उसको कॉल करेंगे। ये सब आपका पैटर्न रहता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का। तो हाँ, दोनों हैंड इन हैंड काम करता है। एस्टिमेशन टेक्निक, अब ये ऑलरेडी हम लोगों ने इतने बार पढ़ा, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एल्गोरिदम्स रहेंगे हम लोग के। अब देखो आपके पास अलग से सॉफ्टवेयर भी आता है बहुत बार, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर के एस्टिमेशन अगर निकालने उसके लिए एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम के बेस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक्सपर्ट मतलब जो सालों से ऐसे सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनसे मदद ले लो कि भाई आप बता दो हम लोगों को कि इसका एस्टिमेशन कितना होना चाहिए। देन एस्टिमेशन एनालॉजी, पार्किंसंस एंड प्राइस टू विन। अब पार्किंसंस लॉ क्या है ये समझना है, प्राइस टू विन क्या होता है ये समझना है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एल्गोरिथमिक बहुत सिंपल है, एक एल्गोरिदम आएगा, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एज यू कैन सी फॉर्मुलिक अप्रोच, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैथ्स का। जैसा हम लोग, आपके पास डेटा आ गया, नंबर ऑफ लाइन इतना दिन लगने वाला है, इतना कॉस्ट एस्टिमेशन है, तो उसके बेस के ऊपर वो आपको बता देगा कि हाँ ये प्राइस होना चाहिए, इतने लोग लगने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस। तो आपको एक रेडी फॉर्मूला दिया रहेगा, वो फॉर्मूले में आपको जो भी क्लाइंट के साइड से डेटा मिला है वो नंबर ऐड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक्सपर्ट जजमेंट, एज वी डिस्कस्ड कि जिसको वो टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने का वर्किंग और वो डोमेन का नॉलेज रहेगा, उनका ओपिनियन लेंगे हम लोग। एडवांटेज क्या रहेगा कि रिलेटिवली चीप एस्टिमेशन मेथड है ना, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ उनसे जाके डिस्कस करना है कि ऐसा प्रोजेक्ट है, ये उनके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है, आप तो ऐसे सॉफ्टवेयर पे सालों से काम कर रहे हैं, सो अगर इतने रिक्वायरमेंट है तो बेस्ड ऑन दिस आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगना चाहिए। अब अगर आपका एक्सपर्ट जो है उसको अगर डिटेलिंग पता है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वो आपको बहुत इजीली एस्टिमेशन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सपर्ट है वो रिटायर है, तो उसके हिसाब से उसने वो टाइम पे वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे 3-4 साल या 2-3 साल पहले, उसके हिसाब से उसने एस्टिमेशन दिए। अभी हम लोगों के पास जो रिक्वायरमेंट आए हैं उसके साथ में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बताया क्लाइंट ने, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सपर्ट ने कंसिडर नहीं किया, तो क्या हो गया, इनएक्यूरेट एस्टिमेशन आ गया। क्लियर है, मतलब जो एक्सपर्ट के पास से हम लोगों ने एस्टिमेशंस लिए, वो एक्सपर्ट कभी भी मशीन लर्निंग पे काम नहीं कर रहा था या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोगों को वो क्लाइंट के साइड से रिक्वायरमेंट आया, अब उसने वो कैलकुलेट ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया, और उसने जो एस्टिमेशंस दिए वो विदाउट मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिए, तो आपका फाइनल जो एस्टिमेट निकलेगा वो रॉन्ग ही होगा। So estimation by analogy, like the cost of project is computed by comparing the project to a similar project। कि मैंने ऐसे ही कॉलेज का पहला एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें कितना टाइम लगा था, कितना लोग लगे थे, कितने फंक्शंस थे, कितने क्लासेस थे, उसके बेस के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट बनाने में भी कितना टाइम लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एडवांटेज, बहुत बार आपका प्रोजेक्ट अगर सेम है, एक्यूरेट चीज़ें मिलेंगे, लेकिन आप देखो कि हम लोगों का दालमिया कॉलेज है एंड एक मिठीबाई कॉलेज है, तो अब दालमिया कॉलेज का सॉफ्टवेयर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिठीबाई कॉलेज का सॉफ्टवेयर। उनका सैप सॉफ्टवेयर है विच इज़ टोटली डिफरेंट, जिसमें अटेंडेंस कैलकुलेशन, सैलरी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग के कॉलेज में वैसा नहीं हो रहा है, हम लोग का कॉलेज का सिस्टम जो है वो बहुत बेसिक है, तो यहाँ पे अगर दोनों अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो टाइम पे काम नहीं करेगा। हाँ, अगर एग्जैक्ट सेम प्रोजेक्ट है तो वो टाइम पे वो काम करेगा। पार्किंसंस लॉ क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे देखना है कि आपके कितने रिसोर्सेज यूज होंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये टोटल कैलकुलेट करके आप बताओ। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडवांटेज क्या है, नो ओवर स्पेंड, मतलब एग्जैक्टली आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ऑफिस जो है वो आपका रिसोर्स है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सारे आपके रिसोर्स है, तो टोटल कैलकुलेट करो, प्रिंटर से लेके एसी, फैन, लाइट, हर एक कितने रिसोर्सेज कितने टाइम के लिए यूज होंगे, और उसके बेस के ऊपर हम लोग उसको एस्टिमेशन प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर, तो कौन से सॉफ्टवेयर आपको लगेंगे, उसके लाइसेंस चार्ज कितने होने वाला है, कौन से ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल लगेंगे, डिजाइनिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, तो वो सब कैलकुलेट करके आपको बताना है। अब डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि टेस्टिंग के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा दूसरे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो वो टाइम पे अगेन दिस विल नॉट वर्क। प्राइस टू विन बहुत सिंपल है, कस्टमर हैज टू स्पेंड इट ऑन कॉस्ट। कस्टमर बोलेगा कि भाई मेरा लिमिट इतना ही है, तो उसके लिमिट के हिसाब से उसके लिए जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे उसके हिसाब से आप अपना उसके जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर दो।
काम की चीज़ें वो डाल दो, काम के नहीं है उसको पोस्टपोन कर दो। मेंटेनेंस में आप बोल दो कि जब भी आपके पास बजट बढ़ेगा आप बताओ, हम लोग नए फंक्शंस ऐड कर देंगे। इसको प्राइसिंग टू विन बोलते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्राइसिंग टू विन मतलब कस्टमर बोलता है कि टोटल सपोज उसका प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख होने वाला है। कस्टमर बोलेगा कि नहीं अभी के लिए मेरे पास 5 लाख ही है, तो 5 लाख के हिसाब से जितना सॉफ्टवेयर बन रहा है आप उतना बना के दो, बाद में जैसे जैसे हम लोग का बजट बढ़ेगा आप उसको एक्सपैंड कर देना मेंटेनेंस पार्ट में। दैट्स व्हाट वी मीन बाय प्राइसिंग टू विन। टॉप डाउन बॉटम अप एस्टिमेशन, जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन में टॉप डाउन देखा था, टॉप से हम लोग सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट करेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर देखेंगे, एंड बॉटम अप में बॉटम के मॉड्यूल का ग्रुपिंग बना के देखेंगे। तो बस आपके कितने मॉड्यूल्स बनेंगे टॉप डाउन वे में और बॉटम अप वे में, उसके बेस के ऊपर एस्टिमेशन देंगे। टॉप डाउन एस्टिमेशन जहाँ पे आपके पास आपने पूरा कंबाइन किया हुआ है, ठीक है, आपने ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पूरा आर्किटेक्चर आपने मॉड्यूल डिजाइन बना दिया है लेकिन आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आपने ऊपर ऊपर से बता दिया टोटल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे एस्टिमेशंस में गड़बड़ हो सकता है। बॉटम अप का मतलब है कि आपको इन डिटेल नॉलेज है, आपने कहीं ना कहीं वो सिस्टम को स्टडी किया है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्सिटी कभी हम लोग जज नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, अंडर एस्टिमेट हो गया। बॉटम अप मतलब स्क्रैच से हम लोग देखेंगे कि कितना इन डिटेल डेवलपमेंट करना है, कितने अलग अलग फंक्शंस बनाना है, उसके बेस के ऊपर हो। एस्टिमेशन मेथड्स जो मैंने आपको बताया वही है, प्राइसिंग के अलग अलग जो एस्टिमेशन मेथड है। अब एक जो सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है एक्सपीरियंस बेस्ड एस्टिमेशन, जिसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं हो सकता। आप भी अगर आगे जाके अगर एस्टिमेशन निकालेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट या फंक्शन पॉइंट, क्लाइंट सर्वर सिस्टम और कोई कंपोनेंट बेस्ड केस टूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी रहने दो, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके एस्टिमेट्स एक्यूरेट नहीं आ सकते। हाँ, इस एक्सपीरियंस होने के बाद में भी एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अप्रोक्स काम चलाने जितना आप एस्टिमेशन बहुत इजीली दे सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। प्राइसिंग टू विन जो डिस्कस किया उसी का डिटेलिंग दिया हुआ है, सो आप एक बार देख लो। एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग, ओके। अब यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, किसी को कोई डाउट है वो बताओ, बिकॉज इसके आगे अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है? No, sir. Anyone? Okay, what about others? Anyone? Any other person? Any doubts? Guys? Hello? No, sir. Okay, so we'll continue. ये एक चैप्टर कंप्लीट करके देन विल स्टॉप टुडेज लेक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, प्राइसिंग टू विन में क्या बोला है, दिस अप्रोच में सीम अनएथिकल एंड अनबिजनेस लाइक। क्यों? बिकॉज आप देखो कि आप पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं। एक कोई सॉफ्टवेयर जो 10 लाख का होना चाहिए, लेकिन क्लाइंट अगर बोलेगा कि फिलहाल मेरे पास 4 लाख ही है, तो आप क्या करेंगे, वो पूरे सॉफ्टवेयर में से जितने 4 लाख में जितनी चीज़ें आप बना सकते हैं उतना आप बना के दे देंगे, बराबर है। देन नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि कोई कस्टमर अगर बोलेगा कि ओके फिलहाल मेरे पास 3 लाख ही है, तो आप उतने में बना के दे रहे हैं। सो ये अनएथिकल हो गया। मतलब मार्केट में एक स्टैंडर्ड बनाए रहना चाहिए। तो कभी कभी जो स्टार्टअप्स होते हैं वो ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि ओके जितना जितना क्लाइंट देने के लिए रेडी है उतना लो और प्रोजेक्ट बना के दो, तो एटलीस्ट हम लोगों को कुछ तो बेनिफिट होंगे, कुछ तो पैसा मिलेगा। So as you can see, when detailed information is lacking, maybe the only appropriate strategy, the project cost is agreed on the basis on outline proposal, development is constrained that cost, a detailed specification may be negotiated, और कोई दूसरा evolutionary approach यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। So as I said कि यूनिट 4 and 5 में बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना काफ़ी सिंपल है, जिसमें नए कुछ बहुत यूनिक थियोरेटिकल टॉपिक नहीं है जो आपको पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्ट पड़े। अब एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग, जैसे हम लोगों ने बोला कि ये मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है, मैथमेटिकल फंक्शंस आपके पास है, बराबर है, और इसमें हम लोग अपना डेटा एंटर करेंगे और उसके बेस के ऊपर आपको जो टोटल एस्टिमेट्स है वो मिल जाएंगे। दिस इज आर इक्वेशन, एफर्ट्स इक्वल टू ए इंटू साइज रेज टू बी मल्टीप्लाई विद एम। अब ए क्या है, ए इज ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट, मतलब आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनके अपने खुद के कितने एफर्ट्स उनको ऐड करने पड़ रहे हैं ये देखेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के SDLCs हो सकते हैं, उनके अपने खुद के स्टैंडर्ड रूल्स प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, बराबर है, वो देखेंगे हम लोग। तो ये जो है ये कांस्टेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसे TCS के लिए कांस्टेंट रहेगा उनके टर्म्स कंडीशन स्टैंडर्ड पॉलिसीज के हिसाब से, इन्फोसिस के लिए अलग रहेगा। देन बी रिफ्लेक्ट्स द डिसप्रपोर्शनेट एफर्ट्स फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट, मतलब साइज रेस टू बी। तो प्रोजेक्ट का साइज जैसे बढ़ेगा ना, आपका जो एफर्ट्स है वो उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। NM is the multiplier effect reflecting the product, process and people's attribute। तो अगर हम लोग के प्रोसेस जो है बड़े प्रोजेक्ट में क्या होंगे, प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, बड़े ज्यादा लेंदी होते जा रहे हैं, और जो हम लोग के टीम मेंबर्स है उनका एटीट्यूड जो है, या आई कैन से कि दे आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंस अगर मिसिंग है तो अगेन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा। सो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट फॉर अ कॉस्ट एस्टिमेशन इज कोड साइज। ये तो हम लोगों ने देखा है ना, कोड साइज मतलब नंबर ऑफ लाइंस के बेस के ऊपर। मोस्ट मॉडल्स आर बेसिकली सिमिलर बट डिफरेंट वैल्यू फॉर A, B और M के लिए अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो ये A, B और M का मतलब क्या है वो बताया, MCQ के लिए याद रखना है ये। देन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एस्टिमेशन एक्यूरेसी। अब कहीं पे भी कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताए, याद रखो। हर कोई आपको एक्यूरेसी मतलब अप्रॉक्स एक्यूरेसी दे सकता है, 50, 60, 70%, मैक्सिमम 80%। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही, 10 to 20%। द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी नोन एक्यूरेटली व्हेन इट इज फिनिश्ड। जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको एक्यूरेट उसके एस्टिमेशंस नहीं पता रहेंगे, किसी को नहीं पता रहते, एक्सेप्ट कि हम लोग एक बहुत छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर जो हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे कंपनीज जो बनाते हैं उसमें एस्टिमेशंस एग्जैक्टली पता नहीं रहते, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग देते हैं। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द फाइनल साइज, लाइक आपके जो टोटल कंपोनेंट्स कितने रहेंगे, वो कंपोनेंट्स के हिसाब से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ये सब आएगा। ओके, नाउ एस्टिमेट अनसर्टेनिटी। अगेन इसका डायग्राम मैंने क्लासरूम पे शेयर किया है, मैं वो डायग्राम ओपन करता हूँ, ध्यान से देखिए। सो एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम एस्टिमेट अनसर्टेनिटी वाला। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये वाला डायग्राम है एस्टिमेट अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ, वी हैव, यहाँ से देखो x इक्वल टू एस्टिमेटेड पर्सन पर मंथ। तो स्टार्टिंग में जब अगर हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, वो टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है लोगों का, डेवलपर आई मीन प्रोजेक्ट पर्सन्स का, वो बहुत कम है, एस्टिमेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। देन धीरे धीरे जैसे हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी पे आएंगे, थोड़ा हम लोग ये बॉटम वाला आपका एक्स वाला जो ये बॉटम लाइन जो है, इससे जितने पास में आएंगे ना उतना एक्यूरेसी जो है वो बढ़ते जाएगा एस्टिमेशन में। तो आप देखो फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट, ये टाइम पे आप ये जो सेंटर वाला जो लाइन है ना उससे बहुत दूर है, मतलब ये समझ लो ये आपके एस्टिमेट्स है और ये रियल सिचुएशन है जो काफ़ी अलग अलग चल रहा है। तो डिज़ाइन तक अगर आप देखेंगे अप्रॉक्स कुछ आपको आइडिया मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप कोडिंग करते जाएंगे ना आपको एक श्योरिटी आते जाएगा कि एग्जैक्ट आपके एस्टिमेट्स क्या रहेंगे। तो जैसे आप कोडिंग खत्म करते जाएंगे ना, आप एक्चुअल जो डिलीवरी जितना पास में आएगा तब आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर का आपका टोटल एक्सपेंस या टोटल जो एस्टिमेट्स है ये कितने हो गए। सो ये वाला डायग्राम जो मैंने अभी आपको बता दिया, आई होप ये क्लियर है सबको। देन कोकोमो, ये वाला छोड़ दो, ये स्क्रीन कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, और ये कोकोमो 81 हम लोग नहीं करेंगे, ये वाला आपको याद रखना है, कोकोमो 2। सो कोकोमो 2 जो है क्या बोला है, कोकोमो 2 इज अ 3 लेवल मॉडल जहाँ पे अर्ली प्रोटोटाइपिंग आएंगे, डिजाइन आएंगे एंड पोस्ट आर्किटेक्चर लेवल रहेगा। पोस्ट आर्किटेक्चर मतलब जहाँ पे कोडिंग आएगा। प्रोटोटाइपिंग रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर प्रोटोटाइप बना, ये प्रोटोटाइप के बेस के ऊपर आपके आर्किटेक्चर हाई लेवल डिटेल डिजाइन बनेंगे और वो डिजाइन के बेस के ऊपर आपका सोर्स कोड बनेगा। ये आपके 3 लेवल्स हो गए।
कोकोमो के अंदर, कोकोमो 2 के अंदर, ठीक है। कोकोमो के बहुत सारे लेवल्स है। अब आपको SY के लिए बस इतना ही याद रखना है, ओके। अर्ली प्रोटोटाइपिंग लेवल में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो अर्ली प्रोटोटाइपिंग है यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट, मतलब एक डमी बनाएंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एस्टिमेट डेवलप ऑफ प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे हम लोग केस टूल्स यूज करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में आप केस टूल्स यूज करते हैं वैसा। फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, PM है, PM इज एफर्ट्स इन अ पर्सन मंथ्स, है ना, कितने एफर्ट्स लगेंगे पर पर्सन मंथली बेसिस पे। NOP क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। याद है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पॉइंट के बारे में अभी डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट पॉइंट के बेस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने क्लासेस बनेंगे आपके प्रोजेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गए। एंड ब्रैकेट में 1 माइनस रीयूज डिवाइड बाय 0, मतलब इसका परसेंटेज निकालेंगे कि कितनी चीजें हम लोग रीयूज करने वाले हैं, है ना, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में से, थर्ड पार्टी के पास से, या फिर हम लोगों के पास जो लाइब्रेरी अवेलेबल है उसमें से कुछ बहुत सारी चीजें हम लोग रीयूज करेंगे। तो रीयूजेबिलिटी फैक्टर कितना है, उसका परसेंटेज डिवाइड बाय दी टोटल प्रोडक्टिविटी, ये आपका इक्वेशन है, ओके। हम लोग कहीं पे इसके बेस के ऊपर सम सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आपको ये इक्वेशन याद रखना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, MCQ के लिए याद रखना है। आई होप ये क्लियर है। डाउट है किसी को भी, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो मैंने आपको बताया क्या इक्वेशन है ये। अब ये क्यों आया, कैसे आया, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग को इतना याद रखना है, ठीक है। डाउट है किसी को गाइस, हेलो, एनीवन, एनी डाउट्स, जल्दी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है गाइस, हेलो, ओके। सर ये जो फॉर्मूला है हाँ प्रोटोटाइपिंग में, हाँ हाँ, वो किस चीज के लिए मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा? या ये हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइप के बेस के ऊपर अगर मुझे फाइंड आउट करना है ना टोटल मेरा एस्टिमेटेड वैल्यूज बेस्ड ऑन प्रोटोटाइप, तो वो टाइम पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मेरा प्रोटोटाइप बना है, तो वो प्रोटोटाइप के बेस के ऊपर कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, और उसके बेस के ऊपर मेरा एस्टिमेट कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक वे है प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप जो आपका बनेगा उसके बेस के ऊपर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स हम लोग निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट का, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। देन ऑब्जेक्ट पॉइंट प्रोडक्टिविटी। सो ऑब्जेक्ट पॉइंट में देखो हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोगों ने जो जो ऑब्जेक्ट्स है उसको कैटेगराइज किया। कौन से बेस पे कैटेगराइज किया, बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, ओके, नंबर ऑफ, अब क्या हम लोग बोल रहे हैं, कोई कोई ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत हाईली यूज हो रहा है, जैसे इसका नंबर 50 है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरली यूज हो रहा है, वेरी लो यूज है उसका, या उसका प्रोडक्टिविटी बहुत लो है बिकॉज उसको हम लोग, या हम लोग के यूजर्स उसको रेयरली यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट प्रोडक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चलेगा कि किसका प्रोडक्टिविटी हाई है, जिसका यूज हाई है, उस पे यूजर का डिपेंडेंस हाई है, ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले हम लोग के सॉफ्टवेयर पे, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये जो हाई प्रोडक्टिविटी और हाईली यूज या हाईली डिमांडेबल जो ऑब्जेक्ट्स है उसको डेवलप करने के आपके एस्टिमेट्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग ये टेबल बनाते हैं। तो टोटल हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स लिख दिए, इसमें से कौन से हाई प्रोडक्टिविटी वाले रहेंगे, है ना, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज करेंगे फॉर आवर डिफरेंट क्रिटिकल फंक्शंस, ओके, वो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। अर्ली डिजाइन लेवल। अब अर्ली डिजाइन लेवल में क्या बोला, एस्टिमेट्स कैन बी मेड आफ्टर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन अग्रीड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है ना, ये आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ एक अप्रोक्स याद रखना है कि ये फॉर्मूला किसके लिए है। MCQs में ये फॉर्मूला अगर दिया है नीचे, अगर आपको बताया, या फिर अगर मैं अर्ली डिजाइन का फॉर्मूला पूछता हूँ नीचे मैं ये फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, तो आपको याद आना चाहिए कि ये फॉर्मूला अर्ली डिजाइन का है या प्रोटोटाइप का है, ये वे में आपको याद रखना है। तो वो वे में आपको पढ़ना है, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली हाँ ये टाइटल देख के और ये फॉर्मूला देख के पता होना चाहिए कि हाँ ये वाला फॉर्मूला या ये वाला इक्वेशन जो है वो किसके लिए होगा। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स में हम लोगों ने A इंटू साइज B, ये जो प्रीवियस हम लोगों ने देखा था वो सेम है M तक, प्लस PM है। PM में अभी हम M का मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे। सो A का इनिशियल आपको कुछ दिए हुए है कि साइज इन 1000 लाइन ऑफ कोड जो है वो A से आएगा,
देन बी जो है वो क्या होगा, बी आपका वेरी करेगा, मतलब प्रोजेक्ट आपका अगर बड़ा रहेगा तो बी का वैल्यू बढ़ेगा, प्रोजेक्ट अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बी का वैल्यू कम रहेगा। ठीक है, याद रखो प्रोजेक्ट जितना लेंदी होगा, जितना बड़ा होगा, उसके हिसाब से ये साइज रेस टू बी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है और आप प्रोजेक्ट का जो साइज है वो 1000 लाइन ऑफ कोड में कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, ये वाला हम लोग का हो गया। ये इक्वेशन ऑलरेडी जो हम लोगों ने देखा था वो है। अब ये जो आपको यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, PERS, RCPS, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। देखो PERS पर्सनल कैपेबिलिटी, मतलब इंडिविजुअल जो हम लोगों के यूजर्स है उसमें से कितने डेवलपर्स है, वो कितने एक्सपीरियंस है, कौन से फ्रेशर्स है। तो जो फ्रेशर्स है उनको सीखने में, काम करने में टाइम लगेगा, जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। सो पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है वो कैलकुलेट किया हम लोगों ने। कैटेगराइज करेंगे हम लोग, ओके इतने हम लोग के पास डेवलपर है जो फ्रेशर्स है, इतने हम लोग के पास डेवलपर है जो 5 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, इतने हम लोग के 3 साल एक्सपीरियंस वाले हैं वो। देन RCPX का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो वो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे RUse है। RUse का मतलब क्या है, रीयूज, कितने फैक्टर्स, कितनी चीज़ें आप रीयूज करेंगे फ्रॉम सम प्रीवियस प्रोजेक्ट। उसके बाद में PDIF है। सो PDIF का मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो प्लेटफॉर्म डिफिकल्टी, मतलब आप विंडोज़ पे चला रहे ढंग से चल रहा है, मैक पे प्रॉपर नहीं चल रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, वो प्लेटफॉर्म डिफिकल्टी आ रहा है। देन प्रेक्स है। प्रेक्स का मतलब क्या रहेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर डोमेन का कितना एक्सपीरियंस है। FCIL का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, टीम सपोर्ट फैसिलिटी, बराबर है, कितना टीम साथ में मिलके काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम में आपस में डिस्प्यूट है, कोई एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। एंड SCED उसका मतलब होगा रिक्वायर्ड शेड्यूल। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक प्रोजेक्ट जिसको 8 महीने लगने वाले आप जोश जोश में कमिट करने के टाइम पे 6 महीना या 5 महीना बोल के आए। सो दैट इज अ मल्टीप्लायर। जो उसके जो पॉइंट्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ों का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर में क्या क्या चीज़ आएंगे, आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें रिलायबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, क्या चीज़, कितना चीज़ आप रीयूज़ कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म डिफिकल्टी अगर आ रहा है तो आपको जैसे एंड्रॉयड के लिए अलग ऐप बनाते हैं, iOS के लिए अलग ऐप बनाते हैं, वैसे ही वेबसाइट में भी मैक के लिए कुछ अलग चेंजेस या कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लिनक्स के लिए कुछ अलग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डिफ़िकल्टी लेवल कितना आ रहा है, आपके पास वर्किंग कैपेबिलिटी कितना है सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करने का, और ऐसे प्रोजेक्ट पे पहले आपने कितने बार काम किया है उसका एक्सपीरियंस क्या है ना। और ये सब कैलकुलेट करके ये भी देखना है कि आपके पास शेड्यूल टाइम कितना है। पोस्ट आर्किटेक्चर लेवल सेम है, वैसे ही आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको अभी डिटेल में हर एक चीज़ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है क्या पर्पज़ के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, किसके लिए, पोस्ट आर्किटेक्चर लेवल है। देन एक्सपोनेंट टीम है। एक्सपोनेंट टीम में क्या बोल रहा है, दिस डिपेंड्स ऑन 5 स्केल फैक्टर्स। कौन से 5 स्केल फैक्टर्स है, अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो वो चालू करने में आपका कितना टाइम लगा, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कितना है। डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी क्लाइंट अगर इन्वॉल्व नहीं है, मतलब डेवलपर खुद से ही सब कुछ बना रहे, तो क्लाइंट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आर्किटेक्चर या रिस्क रिजोल्यूशन, तो हम लोगों ने रिस्क एनालाइज ही नहीं किया है, तो अगर फेलियर अगर आ गया बनने के बाद में, अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, देन दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। टीम कोहेजन कितना है, प्रोसेस मैच्योरिटी में कितना टाइम लग रहा है, ये सारे आपके पॉइंट्स जो है ना, ये सारे आपके एक्सपोनेंट टीम्स पे जाएंगे कि प्रेसिडेंटनेस कितना है, नया प्रोजेक्ट आपने बनाया लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर कितना थे वो नए टाइप का प्रोजेक्ट लेने के लिए। डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर क्लाइंट इन्वॉल्व ही नहीं है तो आप खुद से ही बनाए जा रहे हो, और पूरा बनने के बाद में अगर क्लाइंट बोलेगा कि नहीं ये अप टू आवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो नो क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट मतलब डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, आपको चाहिए वो बना दो, लेकिन बाद में क्लाइंट एक्सेप्ट भी करना चाहिए। देन रिस्क रिजोल्यूशन, अगर आप देखेंगे कि अगर हम लोगों ने रिस्क एनालिसिस अगर प्रॉपर नहीं किया है तो रिस्क रिजोल्यूशन आपका हुआ ही नहीं है, तो बनने के बाद में कभी कभी आपको पता चलेगा कि इसके रिस्क क्या हो सकता है। जब आप लोग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम रहता है कि रिस्क एनालिसिस हम लोग कर नहीं पाते, बिकॉज ऐसे टेक्नोलॉजी आप फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं उस पर, तो आपके पास इनफ एक्सपीरियंस ही नहीं है। टीम कोहेजन,
न्यू टीम आपके पास जो है उसमें से कितने नए टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल है। एंड सेम वे आपका प्रोसेस जैसे मैच्योर होते जाएगा वैसे आपके टीम मेंबर्स मैनेजर्स जो है वो कितने प्रोजेक्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं, नए डेवलपमेंट्स अगर आ रहे हैं तो उसको कैसे वो हैंडल कर रहा है वो आएगा। तो जो मैंने आपको बताया उसका यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लो। मल्टीप्लायर ऑलरेडी मैंने बताया वो मल्टीप्लायर क्या रहता है, तो यहाँ पे आपको वापस उसी के एक्सप्लेनेशन दिए हुए है। एमसीक्यू के लिए याद रखना है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट में आप क्या क्या फंक्शंस ऐड करेंगे उसके लिए रिलेटेड रहेगा। कंप्यूटर एट्रीब्यूट मतलब क्या सॉफ्टवेयर क्या हार्डवेयर रहेगा वो। पर्सनल एट्रीब्यूट मतलब आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने का क्या एक्सपीरियंस है वो आएगा। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट मतलब क्या क्या चीज़ हम लोग एग्जैक्टली बनाने वाले हैं। ये वाला स्लाइड छोड़ दो, ठीक है, प्रॉपर सॉरी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट क्या बोला है, RELY, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में क्या बोला है, RELY रिक्वायर्ड सिस्टम रिलायबिलिटी, ध्यान से देखो पढ़ने हो रहा है। CPLX कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम मॉड्यूल, DOCU एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कितना रिक्वायर्ड रहेगा, DOC डॉक्यूमेंटेशन, बराबर है। तो आपको एमसीक्यूज में यहाँ पे डायरेक्टली यही पूछूंगा, RELY मतलब क्या रहेगा, CPLX मतलब, DOC का मतलब क्या होगा। डेटा मतलब डेटा ही है, साइज ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में डेटा का मतलब क्या रहेगा, साइज ऑफ डेटाबेस यूज्ड। आर यूज का मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट कितने रहेंगे। देन कंप्यूटर एट्रीब्यूट सेम वे में टाइम, POL, ये सब क्या रहेगा, ये आपको पढ़ना है और पढ़ने हो रहा है। एक बार ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये इतना भी लाइट प्रिंटिंग नहीं है, पढ़ने हो रहा है। तो मैं आपको एमसीक्यू में बताऊंगा कि ओके कंप्यूटर एट्रीब्यूट शॉर्ट में यहाँ पे टाइम दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि टाइम का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट है। POL का मतलब वॉलिटिलिटी डेवलपमेंट है। STOR पीवीएल का मतलब क्या है सर? क्या क्या, पीवीएल का, पीवीएल का, वॉलिटिलिटी, पीवीओएल। हाँ हाँ, वॉलिटिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म मतलब अभी हम लोग वेबसाइट बना रहे थे, अभी सडनली हम लोग वो वेबसाइट को क्लाउड सपोर्ट पे लेके जा रहे हैं, प्लस उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वेबसाइट पे ही आपका चेंजेस हो रहे हैं ना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वॉलिटिलिटी बोलेंगे इसको। कि पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग क्लाउड सपोर्ट देने वाले हैं, लेकिन सडनली क्या हुआ, चेंजेस रिक्वायरमेंट में वॉलिटिलिटी आया। अब हम लोग क्लाउड सपोर्ट वहां पे ऐड कर रहे हैं, AI ऐड कर रहे हैं, समझा, क्लियर है। दैट इज द वॉलिटिलिटी इन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म वी आर टॉकिंग, क्लियर है। हेलो, यस सर। ओके, सो ये वे में ये टेबल याद रखना है आपको। ओके, सो इसमें अभी टेक्निकली आपको हर एक चीज क्या कहाँ पे यूज होगा वो नहीं, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है कि ओके प्रोग्रामर कैपेबिलिटी, PCA का मतलब होगा, AEXP का मतलब एनालिस्ट एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट होगा। सो एक आध MCQ इसके बेस पे आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएंगे, एक आध आ सकता है, तो आपको वो वे में याद रखना है। इफेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर सेम है, यहाँ पे रिलायबिलिटी क्या रहेगा, सो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस क्या रहेंगे। अब ये जो टेबल है ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये छोड़ दो, ये कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना है, SY के लेवल में नहीं है, ये सिर्फ एज अ एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं पे नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग में अभी आपको एक सेकेंड, ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग से हम लोग एक काम करते हैं, ये खत्म कर लेते हैं, आज हम लोगों ने बहुत लेट चालू किया था। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग यूनिट 5 चालू करेंगे, प्लीज बेयर विथ मी। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एल्गोरिथम यूज किया। कॉस्ट मॉडल मतलब कौन सा, जो हम लोग का कॉस्ट एस्टिमेशन का ही जो बात चल रहा है वही है, तो हम लोगों ने एक एल्गोरिथम यूज किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका कॉस्टिंग कितना होना चाहिए, है ना। सो एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडल प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एज दे फॉलो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज टू बी कंपेयर्ड। जैसे यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कि हम लोग के पास अगर एम्बेडेड सिस्टम है लाइक स्पेसक्राफ्ट, आपने देखा रहेगा कि वी यूज सॉफ्टवेयर्स इन स्पेसक्राफ्ट एज वेल, और वो आपके प्लेन से कनेक्टेड रहता है। ये भाई भेजने का जो आपको कंट्रोल टावर से कनेक्ट करता है, आपको मैप बताता है, रास्ता बताता है।
जो हम लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं तो वो रोड का आपको रास्ता बताता है, वैसे पानी में भी रास्ता होता है और डायरेक्शन होता है, और एयर में भी ऐसा डायरेक्शन होता है। तो वो अगर आप देखेंगे एम्बेडेड स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, इसमें रिलायबिलिटी कितना है? अब इसमें रिलायबिलिटी हाई ही होना चाहिए, इसमें फॉल्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप बिल्कुल फॉल्ट बेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेसक्राफ्ट में फॉल्ट आने का मतलब है वो डायरेक्ट क्रैश हो जाएगा, आपको कोई दूसरा चांस ही नहीं देगा। गेटिंग देन मिनिमाइज द वेट। अब स्पेसक्राफ्ट जो है वो जितना लाइट रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड में वो जा सकता है, और वो स्पेसक्राफ्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाने का आपका जो कॉस्टिंग है वो भी कम होगा, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास नंबर ऑफ चिप्स कितने हैं प्रोजेक्ट में, और वो जो चिप्स है ना इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे। जैसे आप अगर एग्जांपल देखेंगे, हम लोगों के पुराने जो लैपटॉप्स आते थे वो बहुत भारी और बड़े बड़े होते थे, 2-3 किलो के, 4 किलो के। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे बहुत थिन लैपटॉप्स आते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है कि नंबर ऑफ चिप्स जो है आपके बहुत पतले हो गए, है ना। तो वो कम साइज में आप ज़्यादा चीज़ें इंटीग्रेट कर पाते हैं, और वो उसकी वजह से आपका लैपटॉप जो है वो लाइट वेट हो गया। और चिप के साइज जितने कम होंगे तो आपका लैपटॉप का बैटरी वो उतना कम यूज़ करेगा, आपका लैपटॉप का बैटरी साइज भी बढ़ जाएगा। तो वो सेम सारे फैक्टर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। कॉस्ट कंपोनेंट, कितने हार्डवेयर यूज होंगे, कौन सा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, कितने डेवलपर्स लगेंगे, कितने दिन, साल, महीने ये काम करेंगे, उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे एफर्ट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब दिस इज द फाइनल एंड थर्ड डायग्राम जो हम लोगों के एससी के नोट्स में से मिसिंग है, ये वाला। और वो भी मैंने जो अलग से फोल्डर ऐड किया है ना उसमें डाला हुआ है। दिस इज द फाइनल डायग्राम, मैनेजमेंट ऑप्शन, देखो ये वाला है। सो मैनेजमेंट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट ऑप्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, यूज एग्जिस्टिंग हार्डवेयर डेवलपमेंट सिस्टम एंड डेवलपमेंट टीम। मैनेजमेंट ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि मेरे पास क्या चीज अवेलेबल है, क्या डेवलपर्स अवेलेबल है, कितना हार्डवेयर अवेलेबल है, कौन सा सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसमें आपको कितने एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ये आ गया। आपको अगर कम हार्डवेयर को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको मेमोरी इम्प्रूव करने का मतलब है रैम बढ़ाना है, ग्राफिक कार्ड बढ़ाना है, हार्ड डिस्क का बड़े साइज का डालना है, वो देखेंगे। हार्डवेयर कॉस्ट कितना बढ़ रहा है वो देखेंगे। देन इट माइट पॉसिबल कि अभी आपका प्रोसेसिंग स्लो इसके लिए हो रहा है बिकॉज मेरे पास जो प्रोसेसर है वही पुराना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, i7 या i10 प्रोसेसर डाल दिया लेट्स सपोज। तो i7 प्रोसेसर में लेके आया 7th जनरेशन। ओके, सो ये क्या हो गया, प्रोसेसर और मेमोरी अपग्रेड कर दिया, दोनों किया। और उससे क्या हो गया, अब मेरा हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्रोसेसर तो काम नहीं करे चलेगा। प्रोसेसर अगर मैं नया डालूंगा मतलब मदरबोर्ड भी उससे रिलेटेड मुझे नया डालना पड़ेगा, बराबर है। तो ये मेरा मदरबोर्ड जो है वो भी नया है, और मदरबोर्ड अगर नया आएगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट सिस्टम ही आ गए पूरे। हार्डवेयर कॉस्ट इंक्रीज हो गया, एक्सपीरियंस डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये मेरा पूरा नया हार्डवेयर ही पार्ट नया है, इसके ऊपर काम करने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब मैं इस पे काम करूंगा तभी मुझे पता चलेगा। देन जो मेरे पास स्टाफ है इनको भी ये नया हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी जब उस पर काम करेंगे तभी सीखेंगे ना कि हाँ ये कैसे बेस्ट वे में काम कर सकता है, कौन से लेटेस्ट फंक्शन या फीचर्स इसमें अवेलेबल है जो हम लोग का काम और सिंपल कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगेन वो स्टाफ को भी हार्डवेयर का एक्सपीरियंस आना चाहिए। जैसे आप अगर कोई न्यू लैपटॉप जैसे समझ लो कि मैंने अगर हम लोगों ने एक मैकबुक अगर परचेस किया जो हम लोगों ने इसके पहले कभी यूज नहीं किया था, तो आपको बैठ के थोड़ा टाइम 10-15 दिन उसको यूज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो कैसे वे में बेटर काम कर रहा है। क्या उसके बहुत अच्छे फीचर्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम के लिए अलग अलग लोकेशन पे। सो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये कैलकुलेशन टेबल छोड़ देना है एज आई सेड। तो डायग्राम जो है वो याद रखना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ऑप्शन चॉइस, यहाँ पे जो हम लोगों के डायग्राम में ये जो ऑप्शन है बी सी डी, डी का ऑप्शन का मतलब खाली स्टाफ, एक्सपीरियंस स्टाफ आप ला रहे हैं। सी का मतलब है आप हार्ड डिस्क, रैम और ग्राफिक कार्ड अपडेट कर रहे हैं, और बी का मतलब है ग्राफिक कार्ड, मेमोरी, सब कुछ अपडेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अब अगर मैं ऑप्शन डी अगर यूज कर रहा हूँ मतलब खाली ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ ला रहा हूँ। ऑप्शन सी का मतलब खाली मेमोरी अपग्रेड कर रहा हूँ, बराबर है। सो हैज अ लोअर कॉस्ट सेविंग बट वेरी लो रिस्क, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा रैम जो मेरे पास
मेरे पास जो रैम पहले 4 GB था उसको मैंने 6 GB या 8 GB कर दिया है, बराबर है। ग्राफिक कार्ड जो पहले बिल्कुल नहीं था तो 2 GB ग्राफिक कार्ड ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे फेलियर किया उसका रिस्क जो है मेरे लिए बहुत कम है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ मेमोरी अपग्रेड किया हुआ है। तो अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर सक्सेस नहीं भी होता है या प्रॉपर नहीं भी बनता है तो ये जो भी अपग्रेड मैंने किया है वो अभी नहीं तो बाद में मुझे काम आने ही है। So overall model reveals the importance of staff experience in the software development. Okay, project duration and staffing क्या बोला हुआ है, as well as efforts estimation manager must estimate the calendar time. Calendar time का मतलब 6 महीना 8 महीना कितना टाइम लगेगा। तो कैलेंडर टाइम जो है ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोकोमो मॉडल। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये जो फॉर्मूला है ये छोड़ देना है, सिर्फ आपको वो फॉर्मूला कोकोमो का है उतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। मैं और कुछ एग्जाम में नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपको याद रखना है ये देख के कि ओके ये कुछ फॉर्मूला कोकोमो का है, दैट्स इट। और वो आपको क्या काम में हेल्प करेगा, कोकोमो के बेस के ऊपर कैलेंडर टाइम एस्टिमेट, कैलेंडर टाइम कैलकुलेट करने में, एस्टिमेट फाइंड करने में हेल्प करेगा। बस इतना ही याद रखना है, नॉट मोर देन दिस। स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, कितना स्टाफ लगेगा, तो स्टाफ रिक्वायर कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय ड्राइविंग द डेवलपमेंट टाइम, बराबर है। क्यों, कभी कभी ये हो सकता है कि आपने कम एक्सपीरियंस स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है, तो फ्रेशर जहाँ पे आपको 50 अपॉइंट करने पड़े उसके जगह पे 10 एक्सपीरियंस वालों से आपका काम वो सेम काम हो जाता था। या फिर मैंने जो 10 डेवलपर्स ऐड किए हैं ये इनके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है वो टाइप के सॉफ्टवेयर पे काम करने का, तो भी टाइम लग सकता है। तो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट में सिर्फ ये नहीं है कि कितने स्टाफ को आप ऐड करेंगे तो आपका डेवलपमेंट टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ में ये भी देखना है कि उनके पास वो टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करने का नॉलेज, पास्ट नॉलेज कितना है। सो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब फेज का मतलब अगर मैं बहुत क्रिटिकल पार्ट या मॉड्यूल या कंपोनेंट अगर बना रहा हूँ, अगर क्रिटिकल पार्ट अगर मैं बना रहा हूँ विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो नंबर ऑफ जो डेवलपर्स है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, है ना। और बहुत सिंपल फेजेस अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पीपल विल बी लेस। सो मोर पीपल हु वर्क ऑन द प्रोजेक्ट द मोर टोटल एफर्ट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे एफर्ट्स मतलब आपको टाइम, रिसोर्सेस और पैसा सब बढ़ेगा। तो अगर मैं ऐड करने के लिए मैं 50 डेवलपर को तो डाल दूं, लेकिन इनका सैलरी भी आपको ही देना है। तो 50 डेवलपर को डाल के मैंने जो 100 दिन का काम है, 100 दिन का काम सपोज 10 दिन में करा लिया, बराबर है। लेकिन इसके सामने ये 50 डेवलपर का मेरा 10 दिन काम करने का सैलरी भी तो गया ना। तो आपका इन्वेस्टमेंट इतना करने का आपको अगर रेडी है तो फिर हम लोग कर सकते हैं। सो अ वेरी रैपिड बिल्डअप ऑफ पीपल ऑल्सो कोरिलेट्स विद द शेड्यूल स्लिपेज। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी रैपिड डेवलपमेंट कर दो। रैपिड डेवलपमेंट का मतलब आप एक्सपीरियंस को उठा के लेके आओ, 10 चीज आपने रीयूज कर लिए प्रीवियस प्रोजेक्ट में से, है ना। आप प्रॉपर डिजाइनिंग के बिना आप एक्सपीरियंस लिख को लेके आएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है प्रॉपर डिजाइन नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर डेवलपमेंट कर देंगे। ये कर तो दिया, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होगा कि आपके एक्सपीरियंस डेवलपर्स कितना भी अच्छा काम करके भी ऑन टाइम, बिकॉज कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है जिसको ये एक्सपीरियंस स्टाफ भी सॉल्व नहीं कर पाया, और उसकी वजह से आपका जो ऑन टाइम जो शेड्यूल टाइम जो था, जो टाइम पे डिलीवर करने थे चीज़ें, वो टाइम मैच नहीं हो पाया। सो अगेन दैट इज स्टाफ रिक्वायरमेंट। दैट्स इट, हियर वी आर डन विद यूनिट 4। ये आपके की पॉइंट्स है जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसका। अब जल्दी से बताओ, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं, देन विल स्टॉप दिस लेक्चर। जल्दी बताओ। आई होप समझ में आया। एस्टिमेट रिलेटेड ही अलग अलग टेक्निक पढ़े, और जहां कहीं पे कोई इक्वेशन जो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ओके ये कुछ इक्वेशन ये वाले टॉपिक से है, जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया स्पेशली ये वाला, ये हम लोग क्या याद रखने कहेंगे, TDEV। ये इक्वेशन है जो कोकोमो 2 के लिए है, बराबर है, जो क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, कैलेंडर टाइम एस्टिमेट फाइंड करने में हेल्प करता है। दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी बताओ किसी को कोई भी डाउट है गाइस। हेलो गाइस। No, sir. ओके, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट्स? ओके ठीक है,
ओके ओके, सो हियर वी आर डन विथ 4 यूनिट्स। नाउ हम लोगों के एक लास्ट यूनिट 5 बचा हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विथ यूनिट 5। ओके, Okay, sir. बाय।